कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM गोल्ड के प्रसारण। दोपहरकालीन सभा है ये और समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम किसान की बात का। वैसे तो आप जानते हैं कि सप्ताह में 3 दिन यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हमारा एक कार्यक्रम होता है फोन इन। आज है दिन शनिवार का और शनिवार के दिन हमारा जो औचित्य होता है वो होता है आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का। आज आपके साथ कार्यक्रम में रहूंगी मैं ज्योत्सना और मेरे साथ हैं मेरे साथी रजनीश। नमस्कार ज्योत्सना। नमस्कार रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और साथ ही साथ स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो ज्योत्सना, वैसे बहुत सारी बातें आपने अपने श्रोताओं तक पहुंचा दी हैं और श्रोता भी देखिए पूरी तल्लीनता के साथ हमारे प्रोग्राम से जुड़ते हैं और हमें अपनी प्रतिक्रिया लिख करके भेजते हैं और हमारा भी प्रयास होता है कि हम उनके अनुरूप कार्यक्रम उन तक पहुंचाने का प्रयास करें जी। हमारे जो किसान भाई हैं सीधे सीधे फोन लाइन से हमसे जुड़ते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्या उनकी समस्याएं होती हैं, उनका निदान करने के लिए हमारे विषय विशेषज्ञ स्टूडियोज में उपस्थित होते हैं। लेकिन कभी कभी हम उन प्रतिक्रियाओं को जानकारी हासिल करने के लिए अपने स्टूडियो से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि खेत में किसान कितनी मेहनत मशक्कत करने के बाद उत्पादन कर रहा है। आपका इशारा समझ गई रजनीश। आप बात कर रहे हैं स्थल ध्वन्यांकन कार्यक्रम जिसको हम कहते हैं ओबी बेस्ड प्रोग्राम। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम आप लोगों के पास आकर अपने किसान भाइयों के पास जाकर स्टूडियो से निकलकर उनके पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन आज बातचीत का विषय क्या है, इस पर थोड़ा सा एक नजर हम डाल देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो होता है हमारे किसान भाइयों के लिए, जिस पर उनकी सारी मेहनत का दारोमदार होता है, हम उस मुद्दे पर आज किसान भाइयों से बात करने वाले हैं और वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य। चलिए हम इस विषय को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे और इस विषय पर सीधे सीधे अपने स्टूडियो से बाहर चलते हैं। एक स्थल ध्वन्यांकन रिकॉर्डिंग के लिए अपने श्रोताओं के बीच में चलते हैं और हमारे किसान भाइयों की इस विषय पर क्या अपनी प्रतिक्रियाएं हैं वो अपने श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जी जरूर। नमस्कार, किसानों की चौपाल में मैं संध्या गुप्ता आप सभी किसानों का स्वागत करती हूँ। खेत की पगडंडियों से गुजरता हुआ ये रास्ता जीवन की ओर जाता है और इस खेत को जो बनाता है, संवारता है, सजाता है वो और कोई नहीं, वो किसान होता है। और आज बहुत सारे किसान भाइयों के साथ मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ और उनसे बात करूंगी उनकी खेती के बारे में, उनकी दुविधाओं के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में और कुछ सरकार की तरफ से उनको जो समर्थन मिल रहा है उसके बारे में। तो हमारे साथ में एक महिला किसान भी हैं। चलिए शुरुआत इनसे ही करते हैं। नमस्कार। नमस्कार संध्या जी। क्या नाम है आपका? अनीता बंसल। अनीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए आप कौन से क्षेत्र से आती हैं और वहाँ कौन सी खेती करती हैं? मैं हरियाणा से और वहाँ पे गेहूँ, धान, ज्वार, जौ, गन्ना की भी होती है, मक्का की भी होती है, इन सब की खेती होती है। महिलाएं कितनी योगदान देती हैं उस खेती में, उनका कितना श्रम होता है? महिलाओं का बहुत श्रम होता है और मैं तो ये कहूँगी कि यदि 50% पुरुषों का होता है तो 50% महिलाओं का होता है। और जिस तरह से हरियाणा आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध राज्य है तो उसमें कहीं ना कहीं उतना ही महत्वपूर्ण रोल महिलाओं का भी है। जब आप हरियाणा से आती हैं तो हरियाणा के लोकगीत बड़े ही मशहूर हैं, आपसे वो लोकगीत भी सुनना चाहेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि अभी सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए हैं उनके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम शुरू की है किसानों के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसान जब कर्ज लेता है या उनके पास इतना नहीं होता है साधन तो वो बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है और उसे लगता है कि क्या किया जाए कि कहीं ऐसा ना हो मेरी फसल खराब हो जाए तो मुझे दाम नहीं मिलेगा। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है किसानों के लिए और सरकार को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। ये अच्छी बात है क्योंकि किसानों का कल्याण और किसानों का उत्थान सरकार की भी बहुत हद तक जिम्मेदारी है। और हमारे साथ में और भी किसान भाई हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेश पाल। बीरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीरेश जी, ये बताइए कि कौन सी खेती होती है और किस क्षेत्र में आपके खेत हैं? हमारा खेत है हाथरस जिले में, वहाँ पर गेहूँ, बाजरा, मक्का, धान ये होते हैं। मिट्टी कैसी है वहाँ की? मिट्टी सही है, पेपरमेंट भी होता है। पेपरमेंट में तो कहते हैं कि काफी ज्यादा मुनाफा रहता है। हाँ, मुनाफा भी होता है और उसमें खर्चा भी बहुत है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने इतनी सारी जो खेती कर रखी है तो इनके लिए पानी की, मिट्टी की जांच की, कृषि वैज्ञानिकों की और भी ये सारी जो सुविधाएं होती हैं उनके लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इस बार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिए हैं
उसको लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? बहुत बढ़िया किया है, बहुत आश्वस्त है, हम बहुत खुश हैं सरकार से। तो जैसे अभी तक ऐसा हो रहा था कि जब आपने अपनी फसल को बाजार में लेकर गए तो उसके मूल्य आपको नहीं मालूम होते थे, तो क्या कभी कभी वो कम में बिक जाती थी? हाँ, बिक जाती थी, मजबूरी के कारण कम में भी बेचनी पड़ती थी। पता लग गया तो अब हम रोक के भी रखते। लाख की फसल को तो हम 3-3, 4-4 साल तक रोक लेते हैं अपने घर पर। तो उसका आपने अच्छे से भंडारण कर रखा है? हाँ जी। और हमारे साथ युवा किसान हैं, इनसे भी बात करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप जी, कौन कौन सी खेती होती है और कौन से इलाके में आपके खेत पड़ते हैं? हमारे खेत कानपुर में है। हमारे इधर गेहूँ, मक्का, आलू, टमाटर, हर प्रकार की फसल होती है। और आय को दुगना करने के लिए आप उसके साथ में कुछ सब्जियां जो होती हैं मौसम की, उनको भी लगा देते हैं? जी मैम, जैसे कि मूली हुई, गाजर हुई और मिर्चे हुए, मटर भी लगाते हैं। तो अभी बुवाई चल रही है, पलावा हो गया खेत का? जी, सब बह चुका है और उग भी आया है। किसानों की चौपाल में 2 किसान भाई और हमें मिल गए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि इनके यहाँ कौन सी खेती होती है। नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा नाम आलम सिंह नेगी है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे एक सीढ़ीदार खेतियाँ होती हैं और उसी में हम लोग खेती करते हैं। हम अपनी जो खेती है खुद करते हैं, खुद उसमें जुताई बुआई खुद हम करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, जानवरों से उसको कैसे बचाया जाता है। लोग अभी धीरे धीरे करके जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होने के साथ साथ लोग वापस जो है अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं। अब उनको धीरे धीरे पता लग गया है कि वहाँ पे किस चीज़ की हम खेती कर सकते हैं और जिस चीज़ में उनको फायदा हो रहा है उसी चीज़ की वो आगे वहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं और उसी की खेती कर रहे हैं। एक भाई साहब और हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है सबसे पहले तो ये बताइए? मेरा नाम ब्रिज शुक्ला है और मैं इलाहाबाद जिले का रहने वाला हूँ और मेरे पास 25-30 बीघे खेत है जिसपे हम श्रमिकों द्वारा खेती करवा पाते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी क्योंकि आप युवा किसान हैं। अब खेती के लिए बहुत नए नए ऐप्स जो हैं वो आ गए हैं। भारत सरकार ने भी बहुत सारी डिजिटल तकनीक जिसे कहते हैं उनके जरिए खेती को सुविधाजनक बनाया है। तो क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के किसान या आप और भी किसान भाइयों से मिलते होंगे, वो उन सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं? हाँ, कई जगह कर रहे हैं, मगर ये सरकार को एक जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही करिकुलम एक लेकर आए, किसानों के लिए करिकुलम लाना। जो किसान होते हैं कई लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो अगर वो पढ़ाई शिक्षा के अंदर ही एक करिकुलम होगा, उसके अंदर किसानों को पता चलता रहेगा ये चीजें हम और बेहतर बना सकते हैं अपनी खेती को इस औजारों से, और हम अपनी खेती प्रोडक्शन को उन्नत बना सकते हैं, प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारे ही किसानों के लिए लाभदायक होगा। आपको जो सरकार की योजनाएं हैं उनको अगर आप चाहें कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनको उस बारे में जानकारी नहीं है और आप खेती में प्रत्यक्ष रूप से तो अपना कोई सरोकार नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जैसे ऐप्स वगैरह हैं वो आप अपने फोन पर डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसके बारे में तो आप उन लोगों को समझा सकते हैं? मौका मिलेगा तो समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। और सरकार को मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो ग्राम प्रधानों के द्वारा अगर बीच बीच में कोई सेमिनार किसानों के द्वारा बीच बीच में पंचायत के अंदर महीने में 2 महीने में कराएंगे, तो ऑफ कोर्स वहाँ के रहने वाले जितने भी किसान और जो किसानी पे निर्भर रहने वाले श्रमिक अपने उत्पादक को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर पाएंगे। कितनी अच्छी बात है कि आप तकनीकी रूप से समृद्ध हैं। हो सकता है आप हाथ से अपने क्षेत्रों में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, उतना खेत में ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन तकनीकी रूप से आप गाँव की मिट्टी से, गाँव के खेत से आज तक जुड़े हुए हैं। अभी अनीता जी बैठी हुई हैं हमारे साथ में, तो क्यों ना उन लोकगीतों की तरफ हम चलते हैं, उन धुनों की तरफ हम चलते हैं और सुनते हैं उनसे ही हरियाणा का लोकगीत। कौन सा गीत की पंक्तियां अनीता जी आप गुनगुनाना चाहेंगी? जैसे मैंने बताया आपको कि वहाँ पे महिलाएं बहुत एक्टिव हैं काम करने में, वो खेतों में भी उतने ही अच्छे से काम करती हैं और वो खेतों के साथ साथ बच्चों का, घर का और कई बार तो ये होता है पशुपालन का पूरा कार्य ही वो खुद संभाल लेती हैं और वो काम को इतना एंजॉय करती हैं कि काम के साथ साथ वो लोकगीत भी गुनगुनाती हैं। इस लोकगीत में आपको मिलेगा सुनने को कि कैसे वो अपने ससुर के सामने अपनी परंपराओं को भी रखे हुए है और कैसे वो अपने बच्चे को और सारे घर को भी संभाल रही है और उसके बाद भी वो मस्त है। अपने ससुरे के आगे बहुड़ कैसे चलेगी, अपने ससुरे के आगे बहुड़ कैसे चलेगी, मैं तो गज का घूंघट काढ़ मटक चलूंगी, हो मैं तो गज का घूंघट काढ़ मटक चलूंगी, हे मटक चलूंगी हे झटक चलूंगी, हे मटक चलूंगी हे झटक चलूंगी, हो मेरा रोवे हीरा लाल गोदी में ले लूंगी, मेरा रोवे हीरा लाल गोदी में ले लूंगी,
हे गोदी मैं ले लूंगी, छाती से ला लूंगी, हे गोदी मैं ले लूंगी, छाती से ला लूंगी, उसके पैर तले का रेत चूल्हे में डालूंगी, उसके पैर तले का रेत चूल्हे में डालूंगी। अपने जेठा के आगे बहुड़ कैसे चालेगी, अपने जेठा के आगे बहुड़ कैसे चालेगी, मैं तो काना घूंघट काड़ मटक चलूंगी, मैं तो काना घूंघट काड़ मटक चलूंगी, हे मटक चलूंगी, है छटक चलूंगी, हे मटक चलूंगी, है झटक चलूंगी, हो मेरा रोवे हीरा लाल गोदी में ले लूंगी, मेरा रोवे हीरा लाल गोदी में ले लूंगी। लोकगीतों की भी अपनी अलग ही महक है, अलग ही खुशबू है, अलग ही सुगंध है। और जब ये बजते हैं तो ऐसा लगता है कि किसान की क्या, जब और भी कोई अगर वहाँ पर उनके खेतों को निहार रहा है या जहाँ तक इनकी फसल पहुँच रही है, उनकी भी थकावट कुछ हद तक तो मिट ही जाती है। एक किसान भाई और हमारे साथ में खड़े हुए हैं, इनका नाम इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, कौन सी खेती होती है और अभी कौन कौन सी बिजाई चल रही है, कौन सी रोपाई चल रही है? पलावा हो चुका है, अब आलू की और गेहूं की खेती की तैयारी हो रही है, और अब एक हफ्ते के अंदर में आलू की तैयारी तो कुछ हो चुकी है, कुछ एक हफ्ते में हो जाएगी, और गेहूं की बुवाई शुरुआत है, तो ये अभी नवंबर 25 और 30 तक चलेगी बुवाई। एक अब जो बाजार में माल भी आपका बिकने के लिए जाएगा, जो पहली खेती हुई है, तो उसके लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो घोषित कर दिए हैं, उसकी जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है। उसका न्यूनतम है, मतलब धान है, धान वो अपने अपने वैरायटी के हिसाब से है, कोई 2000 रुपये है, कोई 2800 है, कोई 2500 है, कोई 1800 भी है। इस हिसाब से इन साल धान की बिक्री हो रही है। ये सब जानकारियाँ आप कहाँ से लेते हैं? सुनते रहते हैं, म्यूजिक से सुनते रहते हैं। ऐप्स वगैरह जो हैं आपके फ़ोन से भी मालूम कर लेते हैं? हाँ जी, फोन से भी आते रहते हैं। तो अब जो आप अगर बाजार में माल बेचेंगे अपना, तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित कर दिया है और आपके क्षेत्र के हिसाब से जो होगा, तो उसके अनुसार आप माल को बेचेंगे। हाँ जी, सब लोग इसी पे डिपेंड हैं कि जो न्यूनतम मूल्य किया गया है उसी के हिसाब से ही बिक्री होगी, तो फिर नुकसान होने की संभावना कम हो जाती है। अनीता जी, आप इन किसान भाइयों को, जैसे अशोक जी को तो इस बारे में जानकारी है, लेकिन हमारे अभी कुछ किसान भाई ऐसे भी थे जिनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके की जानकारी है जो सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किए गए हैं, तो हमारे इन किसान भाइयों के साथ भी उस जानकारी को आप साझा कीजिए। जैसे अशोक जी हैं और ये दिलीप जी हैं और ब्रिजेश पाल हैं। उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि समर्थन मूल्य है क्या। जैसे गवर्नमेंट पूरे भारत में वो एक न्यूनतम मूल्य घोषित कर देती है कि ये वाला मिलेगा ही मिलेगा, और वो ये कैसे तय होता है, ये होता है कि जैसे सारी स्टेट्स की जो भी होती है क्रॉप, उसकी उत्पादन लागत निकाल ली जाती है और उसमें जो एवरेज निकलता है उससे 1.5 गुना वो मुनाफा गवर्नमेंट उनको देती है। 1.5 गुना के हिसाब से उनको मुनाफा देके न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू कर दिया जाता है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जैसे इस बार की जो फसल आई है उसमें कुछ के न्यूनतम मूल्य आपको मालूम होंगे, कुछ आंकड़े, जैसे रबी की जो फसल है और खरीफ की जो फसल है उसके लिए गवर्नमेंट ने कितने घोषित किए हैं? हाँ, मैं वो बताना चाहूँगी क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट मीटिंग हुई थी, ये हाल ही में हुई थी, और इसमें फिर ये समर्थन मूल्य घोषित किए गए थे। तो इसमें सबसे पहले धान का समर्थन मूल्य बताना चाहूँगी कि ये पहले 1750 होता था, जो इस वर्ष 19 और 20 के लिए ये 1815 कर दिया गया है, मतलब 65 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है इसका मूल्य। और मैं तुहर दाल का कहूँगी, तुहर दाल का पहले 5675 होता था और इसमें 125 की वृद्धि की गई है और 5800 रुपये प्रति क्विंटल इसका मूल्य रखा गया है। ऐसे ही उड़द में है, 5600 था पहले, अब 5700 कर दिया गया है। मूंग का 6975 से 75 रुपए की वृद्धि करके 7050 कर दिया गया है। और तिल का इसी तरह, मक्का का, सोयाबीन का, सूरजमुखी का मैं ये कहूँगी कि जैसे तिल का 236 के करीब बढ़ा दिया गया है, मक्का का 60 बढ़ाया गया है, सोयाबीन का 311 बढ़ा दिया गया है, सूरजमुखी बीज का भी इस बार 262 के करीब वृद्धि की गई है प्रति क्विंटल के हिसाब से। अनीता जी, अशोक जी हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनसे सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि किसान भाइयों के लिए कुछ एक कहावत एक कही गई है कि 13 कार्तिक 3 आषाढ़ जो चूका गया बाजार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
क्या मायने है इस कहावत के? इसका मतलब ये है कि जो 13 दिन कार्तिक के होते हैं, 13 दिन में अगर किसान ने अपनी मतलब खेती के बारे में वो नहीं कर पाया, चूक गया, जो 3 दिन आषाढ़ के होते हैं मात्र, क्योंकि वर्षा होती है तो बरसात में 3 दिन मिलते हैं। अगर 3 दिन में उन्होंने बुआई नहीं की पाई तो ऐसे किसानों को फिर बाजार से ही ले करके खाना पड़ेगा। तो ये तो आपने एक कहावत के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी दे दी और मुझे लगता है कि किसान भाइयों को थोड़ा श्रम करने के लिए मतलब मेरे को ये लगेगा कि अब तो हर कोई चाहेगा कि भाई ये 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब कर लें और अपने हाथ से मतलब कोई ऐसा भी ना खाएं कि जिसपे चूक ना जाए। हाँ, पेस्टिसाइड्स हो। हम अपने घर की खेती करेंगे और आराम से खाएंगे फिर। हाँ, तो मतलब अशोक जी ने एक छोटी सी कहावत के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया इन्होंने। हाँ, तो हम लौटकर फिर वही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जैसे कि ये सरकार ने अगर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित किए हैं, इससे हमारे किसान भाइयों का कितना कल्याण होगा, कैसे उनका उत्थान होगा? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट ने ये मूल्य तय किए हैं, ये मेनली उनके हितों की रक्षा की खातिर ही किए गए हैं, ये जिससे वो बिचौलियों से बच जाएंगे। जैसे बिचौलियों से बच जाएं। कई बार वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और जब भी वो खेती करते हैं उससे पहले सोचते हैं कि हमें कहीं मूल्य नहीं मिला या। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो मूल्य तय होते हैं वो बुआई से पहले ही तय कर दिए जाते हैं और उसके लिए एक उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हम लोग को ये तो मूल्य मिलेगा ही मिलेगा। तो इस हिसाब से तो वो जब मूल्य मिलेगा तो नेचुरली फिर वो खुश होकर उसके लिए बहुत मेहनत से काम भी करेंगे। और मुझे लगता है कि किसान जो है कहीं ना कहीं उस शोषण से भी बच जाते हैं जो बिचौलियों का होता है। तो अब ये है कि वो डायरेक्ट वहाँ पर गवर्नमेंट के पास जाकर अपना, इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं भी हैं। अब जैसे ई-लाइन पे आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपना बेचने के लिए, अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए, खेती का कोई भी, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो ज्वार, जो भी उनकी फसल है, जो भी उनकी फसल है उसको बेचने के लिए तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक ये भी है कि वहाँ पे यदि किसान के नज़दीक कोई ई मित्र केंद्र होते हैं, यदि वो है तो वहाँ पर भी जाके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर भी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। और ऑनलाइन के बारे में एक बात बताना चाहूँगी, वो आधार कार्ड के आधार पे करते हैं। यदि आधार और यदि मान लो बायोमेट्रिक उनका नहीं ठीक से काम करता है या वो फेल हो जाता है ऑनलाइन में, तब भी उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे OTP आ जाता है, OTP के माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बहुत सारी फसलों की वो जानकारी भी ले सकते हैं। तो इसके लिए जो कुछ ऐप्स जो हैं वो भी सरकार ने इनके लिए ढूंढे हैं, खोजे हैं और वो डाले हैं। तो इससे भी मुझे लगता है किसान भाइयों को ये तो फायदा हो ही जाता है कि भाई अभी जैसे 2 दिन बाद मौसम खराब हो जाएगा तो आप अभी बुवाई करनी है या कितने दिन बाद करनी है, तो वो भी एक जानकारी हो जाती है। और ये भी है एक सरकार की तरफ से कि आपका जो क्षेत्र होता है, आपके गांव का नाम, जिस क्षेत्र में आपकी खेती है, तो अगर आप उसको उस पर डाल देते हैं तो उसी भाषा में और वहीं के मौसम के हिसाब से उन ऐप्स के जानकारियाँ, हाँ, वही जानकारियाँ आपको उस हिसाब से प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि हर कोई व्यक्ति हिंदी भी नहीं समझ सकता, हर कोई किसान इंग्लिश भी नहीं समझ सकता है, तो उनको अपनी क्षेत्रीय भाषा में वो पूरी जानकारी मिल जाती है जो उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। और उनको बहुत सारी जानकारियाँ अपनी खेती के हिसाब से भी, फसल को कहाँ बेचना है, क्योंकि इसका ये खासियत है, जब भी कोई आपसे लेने आएगा तो आप यदि मान लो 2000 रुपये समर्थन मूल्य, तो 1 रुपया भी आपसे नहीं कम कर सकता कि मैं 1995 में तुमसे ले सकता हूँ। तो उसे 2000 रुपया देना ही पड़ेगा किसान को, यदि वो कहेगा कि हाँ, गवर्नमेंट ने ये मूल्य घोषित किया है। हाँ, और जब किसान भी एक जागरूक हो जाएगा तो वो भी निश्चित तौर पर फिर क्यों अपनी फसल को वो कम दामों में बेचना चाहेगा। कि अभी जैसे हमारी एक किसान भाई से बात हो रही थी तो अशोक जी ने हमें बताया कि भाई हमने अपना जो इन्होंने लाहा है वो रख लिया, क्योंकि उनको उसके पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने उसका भंडारण करके रख लिया। जब उसके मूल्य अच्छे होंगे तो वो जब उस लाह को बेच देंगे। और ये सबसे अच्छी बात है कि किसान में कॉन्फिडेंस आता है इस चीज से। और इस तरीके से देखा जाए तो सारे किसान भाई एक सूत्र में भी बंध जाते हैं कि भाई ये जानकारी जो है जब ऐप्स पे डाउनलोड कर दी जाती है, या उनके लिए जैसे बहुत सारी किताबें भी हैं, प्रसार दूत है, एक मेघदूत ऐप, तो उसके बाद जब उनको ये जानकारी मिल जाती है तो उन्हें मालूम पड़ जाता है कि भाई हमारी फसल जो है न्यूनतम इतने मूल्य में तो बेची जाएगी। अब अगर उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई तब तो वो उसे कम मूल्य में बेचेंगे, नहीं तो वो भी चाहेंगे कि हमें भी अधिक से अधिक मुनाफा मिले कि भाई सरकार ने तो हमारे लिए इतना घोषित कर रखा है। हाँ, और ये चीज उनकी खुशी के लिए, और मैं कहूँगी कि चौपाल पे बैठ के जब वो
इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और बहुत एंजॉय करते हैं कि चलो एक तरह से उनको खुशी भी दुगनी हो जाती है, पैसा भी आ जाता है, घर भी अच्छे से चलता है, बच्चों की एजुकेशन हो जाती है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है। तो आज आप भी इतने सारे किसानों के बीच में बैठी, तो आपको भी कैसा लगा कि भाई हमारी किसानों की चौपाल का आपने भी तो आनंद लिया? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैं तो हमेशा खेतों को एंजॉय करती हूँ, क्योंकि जब भी खेतों में जाओ तो आप प्रकृति के साथ भी होते हो, थोड़ा सा पंछियों की चहचहाहट भी सुनते हो, वृक्षों से बातें भी करते हो, उनको देखते हो कैसे हिला के वो आपको बुला रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि किसान तो है ही हैं जिनके साथ हम अपना बात करते हैं, पर जब हम प्रकृति से बातें करते हैं तो वो नज़ारा ही कुछ और होता है। तो किसानों की चौपाल में आज बस इतना ही। मैं संध्या गुप्ता आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। तो साथियों, अभी आपने सुना हमारे स्थल ध्वन्यांकन कार्यक्रम पर आधारित ये बातचीत। किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। किसानों और कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा कृषि यंत्र किराए पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा विकसित CHC मोबाइल ऐप CHC फार्म मशीनरी यानी CHC FARMMACHINERY नाम से गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। किसान अपनी स्पर्धात्मक दर पर इस ऐप से कृषि मशीनरी किराए पर ले सकते हैं। किसान भाई और बहन इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों का हमारा नमस्कार। और पराली को जलाने से रोकने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो किसानों को मदद दी जा रही है जिससे इस काम का निपटारा हो सकता है सही तरीके से, उसके बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी देना चाहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PK साहू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों, पराली का जो समस्या है ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं रह गई, ये तो समस्या पूरे देश की समस्या बन गई है। बिल्कुल। और आपकी जो राष्ट्रीय राजधानी है उसमें भी पराली के लेकर के कितने सारे परेशानियां से लोग जूझ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बहुत सारे आयाम कर रखे हैं। उसमें एक जो है आपकी कस्टम हायरिंग सेंटर फॉर फार्म मशीनरी CHC फार्म मशीनरी में एक गूगल प्ले स्टोर में एक भारत सरकार ने कर रखे हैं, जिसको खोल के आप उसमें कई तरीके का मशीनरी जो मशीन इस्तेमाल होती है पराली जलाने से रोकने के लिए, वो सब आप कस्टम हायरिंग से ले सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए सभी मशीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पराली जलाने को रोकने के लिए जो मशीन की इस्तेमाल होती है, हर मशीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आपको कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए ये सब उपलब्ध हो सकती है। गूगल स्टोर पे आपको टाइप करना है CHC फार्म मशीनरी और उसके बाद आप वहां से हायर कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये कस्टम हायरिंग सेंटर फार्म मशीनरी CHC फार्म मशीनरी इतना टाइप कर ले, आप एक एक करके उसमें चूज कर लीजिएगा आपको कौन सी मशीनरी चाहिए और आपको उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM गोल्ड के प्रसारण और ये है कार्यक्रम किसान की बात। साथियों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फोन इन कार्यक्रम में, लाइव प्रोग्राम में, और उसके अलावा आप SMS द्वारा भी अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स होते हैं 530110 और अगर ईमेल द्वारा आप हमसे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस है kkbongold@gmail.com। रजनीश जी, मुझे लगता है कि कृषि व्यवस्था जो है किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की, वो आधारित होती है, निर्भर होती है मौसम पर। कृषि नहीं बल्कि हमारा जीवन भी उस पर आधारित होता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इसमें अगर हम किसान भाइयों को मौसम के बारे में ना बताएं तो जानकारी अधूरी सी लगती है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। और अब मौसम की बात किसान के साथ। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सप्ताह के दौरान आसमान में धुंध रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस। बादलों की स्थिति 3 ऑक्टा और सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 83% और न्यूनतम 30%। हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा उत्तर उत्तर पश्चिम रहने की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधित जो बीमारियां होती है उसकी संभावना भी बढ़ जाती है और इससे उत्पन्न जो धुंध होती है
उसके कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में वाष्पोत्सर्जन व भोजन बनाने में कमी आती है। इस कारण फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो ये थी आज की मौसम संबंधी जानकारी और कृषि परामर्श। अब थोड़ी सी नजर हम बाजार भाव पर भी डालना चाहेंगे ज्योत्सना। बाजार भाव का भी सीधा सीधा संबंध है हमारे किसान भाइयों से, तो आइए सुनते हैं बाजार भाव। आजादपुर मंडी से प्राप्त आज के बाजार भाव कुछ इस प्रकार है। सेब 105 रुपए प्रति किलो, केला 20 रुपए प्रति किलो, अमरूद 40 रुपए प्रति किलो, अनानास 35 रुपए प्रति किलो। और सब्जियों की बात करें तो बेबी कॉर्न 40 रुपए प्रति किलो, बैंगन 14 रुपए प्रति किलो, गाजर 65 रुपए प्रति किलो, लहसुन 200 रुपए प्रति किलो और भिंडी 26 रुपए प्रति किलो। तो ये थे आज के बाजार भाव। अपने श्रोताओं को बता दें कि जैसे हमारा फोन इन कार्यक्रम सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को होता है और ज्योत्सना SMS के बारे में अपने श्रोताओं को बताया है, हम अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने का पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, आकाशवाणी प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। तो श्रोताओं, ये था आज का हमारा कार्यक्रम किसान की बात। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी इस कार्यक्रम के तहत हमने आपको दी आपके लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी। और इसी के साथ मुझे ज्योत्सना और साथ में रजनीश को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। और श्रोताओं, अब वक्त होता है समाचारों का।